हाय गाइस, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से दूसरी वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। तो देखिए, तो लास्ट में मैं बता रहा था, आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं ई इनिशियल। तो ये आ गया हाफ इंटू ई इनिशियल। तो मतलब जो हमारी फाइनल वैल्यू आई वो 2 के फैक्टर से कम हो गई फाइनल के, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया ना, ये अपॉन में है। तो इसलिए आंसर क्या आ गया आपका, डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या था, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑफ लेंथ L and the initially the distance d because of the mutual repulsion the charges began to leak। अब मैं इसको समझा देता हूँ, अब यहाँ समझिए। ये पिछली बार मैंने करा दिया था लेकिन कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखिए, हम यहाँ से दो इक्वल लेंथ की रोड लेंगे, L और L लेंथ की स्ट्रिंग। यहाँ पे एक M मास लगा देंगे और यहाँ पे भी एक M मास, और दोनों का चार्ज होगा Q। तो इनके बीच में डिस्टेंस है D, जिसकी वजह से इनके बीच पर रिपल्शन लग रही होगी, तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा इधर Fe। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में जिस रस्सी से बंधे हैं उसमें लग रही होगी टेंशन। और यहाँ पे मैंने कहा था हमेशा थीटा मान लीजिए करिए जब भी ऐसी प्रॉब्लम दिखे आपको। तो ये थीटा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा। तो अगर ये टेंशन टी है तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। ठीक है, तो हमेशा इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। ये टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल कर दीजिए। बैलेंसिंग कंडीशन में इक्विलिब्रियम में ले आते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। और एक और होता है टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई। ये एफ ई कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा। मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये बनेगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल हो गया और ये बच गया आपका टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो अब देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसमें क्या कहा कि जैसे आप यहाँ से चार्ज क्यू थोड़ा थोड़ा चार्ज निकालते रहोगे क्यू, ये दोनों पास आने शुरू कर देंगे, और इनकी स्पीड जो है पास आने की वो है v। ठीक है, तो हमें v और x के बीच में रिलेशन निकालना है। उसने कहा कोई ऐसा डिस्टेंस होगा जब इसके बीच में से, अब तो d है तो कुछ ऐसा होगा कि बीच में x रह जाएगा, तो उस टाइम पे v और x की रिलेशनशिप बतानी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे जब व्हेन डिस्टेंस इज x, जब इनके बीच में डिस्टेंस x हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं कितनी होगी, के क्यू वन क्यू टू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी लग रही होगी। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं टेन थीटा वाली में। तो यहाँ से हमारा जो टेन थीटा बन गया वो बन गया हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। ठीक है, अपॉन एम जी। अब देखिए, अब मैं फिगर बना देता हूँ कौन से केस की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हाफ बनाऊँगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं बात कि एक ऐसा टाइम आ चुका है कि जब यहाँ पे डिस्टेंस बीच में x है और ये v वेलोसिटी से आ रहा था और इसका चार्ज q था। तो अगर ये x है तो ये x अपॉन टू हो जाएगी, ये थीटा था, और ये लेंथ l है। तो ये पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। पाइथागोरस से आ गई। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे टेन थीटा की जगह। तो टेन थीटा आ जाएगा आपका x अपॉन टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एक बात दी हुई है कि जो L है वो बहुत बड़ा है D से, तो L स्क्वायर बड़ा होगा D स्क्वायर से, और जो D है वो इससे तो बड़ा ही है ना X से, क्योंकि X तो D पहले इतना था, अब X तो थोड़ा पास आ चुका है। तो जो L स्क्वायर है वो बड़ा होगा एक्स स्क्वायर बाय 4 से। तो मतलब ये L जो है बहुत बड़ा होगा। तो हम ये जो ब्रैकेट है हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, इसको हम सिर्फ एल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा है और रूट की वैल्यू हमारी एल आ जाएगी। तो जो हमारी ये वाली इक्वेशन है वो हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी, एक्स अपॉन टू एल इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब एक्स को इधर ले जाते हैं तो ये बन गया एक्स क्यूब और ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर 2L अपॉन एम जी। अब ध्यान से देखना, के हमारा कांस्टेंट है, जो लेंथ है वो रोड की कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और एम जी भी कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब कांस्टेंट को मिला के सी लिख देता हूँ और क्यू नहीं हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज होता रहे, जो हमारा चार्ज है ना, वो मैंने कहा ना कि हम थोड़ा थोड़ा चार्ज कम करते जा रहे, तो इसका मतलब जब हम चार्ज कम करते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये चार्ज तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसको कांस्टेंट के साथ नहीं ले सकते। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, क्योंकि जब x की डिफरेंशिएशन करते हैं dx/dt तभी v बनता है और हमें v की रिलेशन तो चाहिए ना, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड में। तो ये बन जाएगा 3x² और चेन रूल से dx/dt मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 2q की करेंगे तो 2q हो जाएगा और dq/dt। ठीक है, और अब क्वेश्चन में उसने कह रखा है हमें कि जो dq/dt है चेंज ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज वो भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। हम फिर इसको कंबाइन कर देते हैं और ये 3 भी हम उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x² dx/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू ये 3 2c और इसको मिला के मैं लिख देता हूँ c इंटू क्यू। तो अब हमारी ये रिलेशन बन चुकी है इस टाइम पे। अब इस q की वैल्यू निकाल लेते हैं कहीं से। q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x³ अपॉन c का अंडर रूट आ जाएगी q की वैल्यू। ठीक है, तो अब उसको यहाँ पे पुट करते हैं, x² अपॉन v इज इक्वल्स टू c अंडर रूट x³ अपॉन c। तो ये वाला c और ये वाला c कांस्टेंट हो सकता है, और आप चाहे तो इस कांस्टेंट टर्म को हटा के सीधा लिख सकते हो x² अपॉन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। ये 3/2 पता कहाँ से आ गया, 3 पहले से था और हाफ ये क्यूब रूट का। तो अभी आपकी रिलेशन ये बन गई x² इंटू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। हम करते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगा दी। अब इस x को मैं उधर ले जाऊंगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x 3/2 अपॉन x²। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -½ तो ये हमारी रिलेशन बन चुकी है और ये हमारा शायद ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं पीछे? नहीं हो गया। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफराड का, उसको चार्ज किया है एज शोन इन द फिगर डायग्राम। तो हमने उसको चार्ज किया है ऐसे, तो हम पहले इसकी रिलेशनशिप लिख देते हैं। हमें क्या पता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। चार्ज हम सोच रहे हैं Q चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस C थी और वोल्टेज V से उसको चार्ज कर दिया, तो एक आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब अगली बार क्या किया, इस स्विच को यहाँ पे लगा दिया, तो उसने पूछा कितनी एनर्जी डिसिपेटेड हो जाएगी। डिसिपेटेड मतलब बाहर निकल जाएगी। तो अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन चुका होगा, ये 2 का, ये 8 माइक्रोफराड का। तो इसमें हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने अभी लगाया था कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम VC मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर चार्ज Q1 आ जाएगा और इसके ऊपर चार्ज Q2 आ जाएगा। तो और टोटल चार्ज हमारा Q था, तो ये हमें पता है चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वाला चार्ज जो सिर्फ इस पे था पहले, अब जब वो ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो ये चार्ज आधा इस पे चला जाएगा और आधा इस पे चला जाएगा। आधा नहीं, जरूरी है कितना जाएगा वो हम देखते हैं अभी। तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q को लिख सकता हूँ मैं CV, यहाँ से लिख सकता हूँ CVC। यहाँ पे VC क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम है ना, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है। और CVC हम इसको C1 और C2 लिखेंगे। यहाँ का पोटेंशियल क्या था, शुरुआत में सिर्फ हमारे पास ये वाला कैपेसिटर था, तो इसका पोटेंशियल था 2 × V। बाद में C1 हम इसको मान लेते हैं, C2 इसको मान लेते हैं, तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 × VC प्लस 8 × VC। तो ये बन गया हमारा 2V इज इक्वल्स टू 10 VC। तो जो बाद में पोटेंशियल आया ना, वो पहले का 1/5 हो चुका है, और हमें एनर्जी निकालने के लिए यही तो चाहिए होता है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए आप,
जो पहले पोटेंशियल था इनिशियली पोटेंशियल V था और फाइनल में कितना हो गया, फाइनली पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया आपका V/5। ठीक है, तो इसकी वजह से एनर्जी निकालते हैं, हाफ CV²। और कैपेसिटेंस कितनी थी, शुरू में सिर्फ एक कैपेसिटर यूज़ हो रहा था क्योंकि दूसरा तो देखिए यहाँ से डिस्चार्ज था, दूसरे में तो प्लग ही नहीं जा रहा, तो करंट सिर्फ यहीं फ्लो कर रहा होगा, अंदर सर्किट ब्रेक हो गया, तो इसलिए ये किसी काम का नहीं था शुरू में। तो इसलिए एनर्जी कितनी आ गई हमारी, शुरू में एनर्जी आ गई V², इतनी एनर्जी थी शुरू में। अब बाद में हमारे पास दो कैपेसिटर आ गए थे, एक 2 माइक्रोफराड का और एक 8 माइक्रोफराड का, और दोनों का पोटेंशियल आ गया हमारे पास V/5 और V/5। तो दोनों की एनर्जी निकाल लेते हैं। इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV²। V कितना हो जाएगा ये, और C कितना है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 2 इंटू V²/25, जो हो गया आपकी एनर्जी हो गई V²/25। अब ऐसे यहाँ से निकालते हैं, हाफ इंटू C कितना है यहाँ पे 8 और V²/25, तो ये आ गया आपका 4, तो इसकी एनर्जी आ गई 4V²/25। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी फाइनल बाद में, वो हो गई आपकी 5V²/25। इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा V²/5। ठीक है, तो आपकी पहली एनर्जी इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो लॉस कितनी हुई, लॉस हो गई आपकी V² माइनस V²/5, दैट इज़ 4V²/5। तो एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी कितनी लॉस हुई, तो कैसे लिखते हैं, लॉस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%। V² से V² कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 100, दैट इज़ 80%। 80% एनर्जी हमारी लॉस हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। एरिया इसमें मार्क है कि इसका एरिया A है, इनका A/3 है, और D/2 में बांट दिया गया है इसको। और ये इसमें चार अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए, तो हमें इसका टोटल एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है K क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपकी प्लेट्स है ना, ये वाली, इसको यहाँ से तोड़ लेंगे हम। देखिए, ये एक प्लेट ये रही कैपेसिटर की, एक प्लेट ये रही, तो हम इसके पैरेलली जितने मर्जी डाइलेक्ट्रिक्स को तोड़ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको तोड़ देता हूँ ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एक कैपेसिटर यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ पे K1 K2 K3 यहाँ पर आ गए और K4 यहाँ पर आ गया। अब ये और ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज़ में। और अब मैं इसको फाइनल आगे और फर्दर तोड़ सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, K1 वाला K2 वाला, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे K1 फिर K2 देन K3। तो अब जो ये तीनों हैं, ये तीनों हमारे पास पैरेलल में हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा, ये पैरेलल में हो जाएगा ये तीनों। देखो, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तीनों का सेम है। तो K1 K3 और K1 K2 K3, इसका एरिया है A/3, इन तीनों का एरिया A/3, और जो बीच में विड्थ है वो D/2 है। तो हम क्या करते हैं, इनकी कैपेसिटेंस में इसकी पहले वाले की C1 मान लेता हूँ। तो C1 वाले की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, K1 टाइम, हमें पता है पहले की। देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि जो पूरा डाइलेक्ट्रिक है ना, देखो पहले हम सबसे पहले मानते हैं कि इसकी जो पूरे कैपेसिटेंस कितनी मानोगे, K टाइम्स, हम मान लेते हैं जो इसका सबका टोटल करके आएगा K, तो K टाइम्स किसके K टाइम्स हो जाएगी, एप्सिलॉन A/D के। ये कौन सी कैपेसिटेंस है, ये वो वाली कैपेसिटेंस है जो इन सबको सम करके आएगी। ये कैपेसिटेंस है C। हमने कहा इन सब का सम करके इतनी कैपेसिटेंस आएगी, K टाइम्स एप्सिलॉन A/D। ये देखना K टाइम्स क्यों करा, क्योंकि जब हम किसी में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल देते हैं, हम मानते हैं, देखिए इसमें ऐसे मानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझिए,
ये मानते हैं कि सबसे पहले सिर्फ कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं था, सिर्फ हमारा ऐसा था, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, ये ए थी और ये डी थी, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, क्या आ जाती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब अगर हम इसके अंदर कोई के डाइइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट फिल कर दें तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, के टाइम्स ऑफ सी हो जाती है, नहीं हो जाती। तो इसमें वही तो मैं कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, अब हमारे क्वेश्चन में है कि मैंने कई सारे छोटे छोटे ऐसे 3-4 इसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए, तो मैंने कहा उन सबको मिला के मैं सिर्फ के मान लेता हूँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया अपना। तो अगर मेरी पहले मेरी कैपेसिटेंस अगर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी, और जब उसमें इन सब का सम मिला के के था, के कैपेसिटेंस डाल दिया, तो बाद में कितनी हो गई, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब ये वाली कैपेसिटेंस और इन सब की अलग अलग निकाली हुई कैपेसिटेंस मैं इक्वल रख दूंगा, तो सिर्फ इस वाले की निकाल लूँगा कैपेसिटेंस, इसकी कितनी आएगी, C1 कितनी आएगी, K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया आ जाएगा दिस, और अपॉन इसकी लेंथ आ जाएगी d/2, तो ये बन जाएगा हमारा 2/3 K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऐसे ही हमारी C2 कैपेसिटर की आ जाएगी 2/3 K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऐसे C3 की आ जाएगी 2/3 K3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में, तो हम इसका इन तीनों को ऐड करके मान लेते हैं कैपेसिटेंस आएगा सी के। तो सी के कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 2/3 K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 2/3 K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, प्लस 2/3 K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इन तीनों को ऐड करते हैं तो 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, तो ये आ गया इसका कैपेसिटेंस। अब इस वाले बार में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K4 है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, इसको मान लेते हैं हम CI, वो आ जाएगी K4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया तो पूरा ए ही है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई d/2, तो 2 यहाँ पे चला गया, तो इसकी कैपेसिटेंस कुछ इतनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी K4। तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, ये दोनों कैसे हैं सीरीज़ में, तो ये निकल जाएगी टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1/CK प्लस 1/KI। ठीक है, अब हम टोटल कैपेसिटेंस हमने यहाँ पे लेट क्या की थी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो वो यहाँ पे रख देंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि यहाँ पे सी नीचे था तो मैंने उल्टा रख दिया। अब K1 की जगह K1 वाली के सी के वाली रखेंगे ये वाली, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो उल्टा रखा जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, ये डी भी पूरे में से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, इसके साथ ये भी था K1 प्लस K2 प्लस K3, और यहाँ पे ये भी था, यहाँ पे था K4, तो ये यहाँ पे आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो जो हमारा कैपेसिटेंस निकल के आ रही है तो वो कुछ ऐसा बन चुका है। अब हमारे पास 1/K इज इक्वल्स टू 3 2 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/2 K4। तो 2 को कॉमन लेके उधर भेज देते तो हमारा बन गया 2/K इज इक्वल्स टू 3 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और काफ़ी लेंदी भी था। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो 1-2 बार आप इसको वीडियो को बार बार देखें, बैक करके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। एक डाइपोल मोमेंट है जिसको एंगल 30 डिग्री पे रख दिया गया है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें एंगल दे दिया 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी है हमें, उसकी इंटेंसिटी 10⁻²× 5 न्यूटन, और उसको टॉर्क भी बता दिया, उसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है 4 न्यूटन पर मीटर।
और हमारे से पूछा है कि डाइपोल पे चार्ज कितना होगा और उसकी लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, या फिर एक और फॉर्मूला इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। बस हमें इसमें और इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। टॉर्क इक्वल्स टू डाइपोल क्या होता है? चार्ज इंटू लेंथ इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस। तो टॉर्क कितना दिया हुआ था? 4। चार्ज कितना दिया हुआ है हमें? चार्ज तो पता ही नहीं। और लेंथ दी हुई थी 0.02 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 × 10⁵ और थीटा दे रखा है 30। तो साइन थीटा आ जाएगा हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल एंड दिस आपका ये 100 हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और ये आ गया 2⁻3। तो आपका जो आंसर बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू 2/10⁻3। तो Q बन जाएगा आपका 2 × 10⁻³ कूलम। तो -3 को हम मिली भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2 मिली कूलम। तो ये आपका जेईई मेंस नीट के 2016 से 2020 तक सभी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैट्स के पूरे हो गए हैं। आगे शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे को आपको कुछ प्रॉब्लम लगी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।